दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। होमोजेनियस बीम ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्सिलरेटेड वाया अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 kV, has a circular cross sectional area of radius equals to 4 millimeter. The corresponding current I is equals to 32 into 10 to the power of -2 angstrom. ठीक है। So सबसे पहला find the number of protons passing through a cross sectional area, वो निकालना है हमें। The electric field at the surface of the beam, वो निकालना है दूसरा। तीसरा the potential difference between the axis and the surface of the beam। ठीक है। अच्छा बेसिकली अगर हम ध्यान दें यहां पर क्या है हमारा फंडा। सबसे पहले जो हमारे ये एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है उस चीज के हेल्प से हम लोग गेम पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना ड्यूरिंग एक्सिलरेशन E into V is equals to half m into V square. E into V is equals to half m into V square. तो जो हमारा चार्ज है वो है 1.6 into 10 to the power of -19, 500 kV। ये हमारे पास V हो गया, that is equals to half 1.6 into 10 to the power of -27, और जो हमारा V स्क्वायर होगा वो V स्क्वायर कितना हो जाएगा वो चीज तो हमें निकालनी है। सबसे पहले तो ये चीज निकाल देते हैं। So 1.6 is gone। तो हमारे पास जो आ जाएगा V स्क्वायर की वैल्यू दैट विल बी यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 10 to the power of 6 into 10 to the power of 28, 10 to the power of 8, ये हमारे पास आ जाएगा। तो V जो आ जाएगा that will be 10 to the power of 7 मीटर पर सेकेंड। तो इतना वेलोसिटी के साथ हमारा हर चीज जो है वो हमारा ट्रैवल कर रहा है। तो ये है हमारा प्रोटॉन बीम, दैट इज माय हाइपोथेटिकल बाउंड्री। ठीक है, और ये हमारा एक्सिस है और इसके अंदर भर भर के प्रोटॉन है। ये भर भर के प्रोटॉन हमारा इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बहुत ही इम्पॉसिबल सिनेरियो है, कुछ तो अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा वरना सारे प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करके ये एक डाइवर्जिंग बीम बन जाएगा। कोई ना कोई मैकेनिज्म के सहारे इसको इस तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करवाने का बंदोबस्त जो है वो हमारा डेफिनेटली किया गया है। ठीक है, सो फार सो गुड। तो ये हमारा प्रोटॉन्स है, ये इतना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एंड अब अगर मैं ध्यान दूं यहां पर क्या है, देखो करंट आई जो है वो तो हमारे पास आ गया है, वो दे रखा है 32 into 10 to the power of -2 एंगस्ट्रॉम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा बाई 1.6 into, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 10 to the power 17, तो दैट विल बी 2 into 10 to the power of 18. So that will be the number of electrons, electron बोला, proton per unit time. Right. So इतना प्रोटॉन पर यूनिट टाइम अगर हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे कैसे, इसके बारे में समझो। ध्यान दो,
कोई एक इंस्टेंट पे अगर मैं फोटो क्लिक करता हूं, ठीक है, कोई एक इंस्टेंट पे अगर मैं फोटो क्लिक करता हूं और मैं इसके अंदर 1 मीटर का कोई एक टुकड़ा काट लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर मुझे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज तो हमें डेफिनेटली दिखेगा। एंड पॉजिटिव चार्ज दिखने के कारण यहां का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसको मैं लैम्डा कह सकता हूं। मेन फंडा तो यही है, इसलिए मैं बोल रहा था डाइवर्जिंग बीम प्रोड्यूस होगा। तो लैम्डा जो हमारे पास आएगा, ठीक है, वो लैम्डा हम किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दो, पर यूनिट टाइम हमारा इतना प्रोटॉन जो है वो आके हिट कर रहा है और जो हमारा प्रोटॉन का वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो सवाल यहां पर यह है, जो 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितना सेकेंड का टाइम लगेगा? 1 मीटर की दूरी तय करने में टाइम हमारा कितना लगेगा? टाइम जो लगेगा दैट विल बी दिस। और 1 सेकेंड में इतना प्रोटॉन हिट करता है, तो बेसिकली ये 1 मीटर के थ्रू इतना जो है वो उतना तो हमारा प्रोटॉन्स गया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2 × 10⁻11। और इतने प्रोटॉन्स 1 मीटर के लेंथ पे डेफिनेटली होगा। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2 × 10⁻11, 1.6 × 10⁻−19, that will be 3.2 × 10⁻−8 कूलम पर मीटर। तो जो हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस जो होगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2πε0 into capital R, ठीक है, and that will come out to be equals to 3.2 × 10⁻−8, 9 × 10⁻9 divided by R, that will be 4 millimeter. ये हमारे पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वहां पर मेरे पास 0.898 72 7.2 into 10⁻4, ठीक है, वोल्ट पर मीटर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सॉरी, मैं बाई 2 करना भूल गया हूं, सॉरी बाई 2 क्या बोल रहा हूं, सॉरी, इंटू 2। मैंने 1/4πε0 का वैल्यू पुट कर दिया, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। सो दैट विल बी 14.4 into 10⁻4 volt per meter. That is the electric field at the surface. Now for the third part, जहां पर हमें डेल्टा V निकालना है, उस पे इनसाइड के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि इसको मैं एक सॉलिड वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा लैम्डा बाई 2πε0 r² into r, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। So that is the electric field at any general point inside. So delta V, that will be integral E dr from 0 to capital R. इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो R और R² तो हमारा कट जाएगा, तो 2 जो है वो हमारे पास बचेगा।
तो डेल्टा वी विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into this into 9 into 10 to the power of 9. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 32 into 9 वो मेरे पास आ जाएगा। तो 32 into 9 कितना हो जाएगा? 288 वोल्ट। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? हमारे पास यहां पर एक फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जाके एक सरफेस के ऊपर गिरता है। जो ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आने पे उसका कंप्लीटली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है मेरा 8 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। देन वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव करंट ड्यू टू द बीम। तो किस तरीके से हम निकालेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्पीड जो है वो हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दो, जो हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास है m और वो वेलोसिटी v के साथ जाता है, तो उसका जो मेरा मोमेंटम है pi वो मेरे पास कितना हो जाएगा? mv। और p फाइनल जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है। तो जो मेरा टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मान लो है हमारा n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मान लो है हमारा n। सो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वही तो हमारा ध्यान दो फोर्स है, दैट विल बी नथिंग बट mv इंटू n। तो प्रेशर जो आएगा P F बाई A n। अच्छा, ये प्रेशर का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 9.1 पास्कल। तो हमारे पास जो n आ जाएगा, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m 9.1 10 टू द पावर -31 किलो और v जो है वो है हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सो ये तो हमारा कट गया, तो हम n क्या लिख सकते हैं? दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 into 10 to the power of -11 10 to the power of 20। ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो जो हमारा करंट होगा दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चार्ज फ्लो dq by dt, that is the charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power 20. So that will simply come out to be equals to 2 ampere. So जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है that is simply equals to 2 ampere. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
An electron gun is mounted on a space probe. The space probe is spherical with a radius of 1 meter. जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारा बाहर निकल रहा है उन सबका एनर्जी जो है वो है हमारा 9 into 10 to the power 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and the beam current is equals to 1 milliampere. Then find the electric field on the space probe 1 minute after the operation has started. अच्छा, स्पेस प्रोब के साथ क्या हो रहा है वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूं. ध्यान दो, जो हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into the accelerating potential difference, and that is the potential difference between the gun and the probe. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, जो हमारा एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है एनर्जी कितना है, अगर हम ध्यान दें 9 into 10 to the power 4, 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय चार्ज. ईवी को मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया जूल में, 9 into 10 to the power 4 वोल्ट. अब ध्यान दो, जो हमारा एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो तो हमारा कांस्टेंट आया है, तो जो भी चार्ज वहां से बाहर निकल रहा है समहाउ थ्रू द ग्राउंड में उसको वापस वो वाले स्फीयर के अंदर डाल दे रहा हूं, वो तो मेरा हेडेक है. लेकिन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो जो हमारा एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारा टाइम इंडिपेंडेंट ही होने वाला है. तो जो हमारा V ऑफ स्पेस प्रोब है दैट इज 9 into 10 to the power of 4, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एक होता है Q by 4 pi epsilon naught R, एक होता है Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर. सिंपली हमें R से डिवाइड करना पड़ेगा, R तो 1 मीटर ही है, तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा that will be 9 into 10 to the power 4 volt per meter. ओके दोस्तों, तो ये वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. मेरे पास दो कैपेसिटर प्लेट है और दो कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा L. जो लेफ्ट वाला प्लेट है उस पर उसके एकदम बाजू में एक थोड़ा सा आयोनाइज्ड गैस है. ठीक है, मैं यहां पर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं दैट इज अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा T. नाउ द करंट I is detected only in the galvanometer. Galvanometer is a device that can detect the current as well as voltage. जो तुम्हारा हेडेक नहीं है, ये वाला गैल्वानोमीटर पे तभी हमारा करंट डिटेक्ट होता है अगर ओमेगा लेस देन और इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होता है, जहां पर ओमेगा नॉट हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो वी हैव टू फाइंड म्यू व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. अच्छा, यहां पर जो आयोनाइज्ड गैस है, ठीक है, यहां पर जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी V बाई एल, यानी V नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव आयन को पहले जो है जब तक हमारा साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है वहां से एक्सेलरेट करेगा, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचाएगा. वापस उसके बाद जो है जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा तब डिसेलरेट करवाएगा और वापस एक बार स्टॉप करेगा. यानी यहां का एक आयन को
ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ाएगा और करंट अगर डिटेक्ट होना है तो यहां का जो हमारा आयन है वो दूसरे प्लेट पर सबसे पहली बात पहुंचना तो हमारा जरूरी है, यानी जिस इंस्टेंट पे जस्ट स्टॉप होगा उस इंस्टेंट पे वो हमारा प्लेट पर पहुंच जाना चाहिए इन द लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है। अच्छा, म्यू जो होता है, म्यू इज नथिंग बट द वेलोसिटी एक्वर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इंटू ई इज नथिंग बट द वेलोसिटी वी। तो मेरे पास जो वेलोसिटी v आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू v नॉट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी। दैट विल बी द वेलोसिटी v। ठीक है। तो टोटल एक साइकिल पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, म्यू वी नॉट बाई एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है। यहां पर जो होगा, यहां पर हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा आने वाला है। ओके, सॉरी, बाय द वे यहां पे पूरे टाइम पीरियड में तो नहीं होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डेफिनेटली यहां पर होगा आधे टाइम पीरियड पर। सो पाई बाई ओमेगा, इट विल बी पाई बाई ओमेगा, राइट, सॉरी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू वी नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक है। यहां पर हमारे पास कॉस आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा, ये करके देख लो। सो 2 म्यू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन। सो नाउ टू डिटेक्ट करंट, S must be greater than or equals to L. बाय द वे यहां से हमारे पास ओमेगा का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। और वहां से हमारे पास ओमेगा नॉट का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो हमें ओमेगा नॉट पे निकालना है, तो एट कट ऑफ कंडीशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, हमारा एस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल। तो 2 म्यू वी नॉट बाई ओमेगा नॉट एल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एल। तो हमारे पास म्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 वी नॉट। सो दैट इज द आयनिक मोबिलिटी इन दिस केस। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो हमारा समझ में आ चुका है। एंड दोस्तों, अब हम लोग का फर्स्ट पार्ट जो है समाप्त हो चुका है, जहां पर हम लोगों ने करंट को एज अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड जो हमारा करस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमने यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग एक वेक्टोरियल टर्म डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। लेट्स सी।